यूपी चुनाव का दंगल। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने कई पुराने उम्मीदवारों पर जताया भरोसा, युवा चेहरों पर भी लगाया दांव। कांग्रेस, सपा और बसपा की भी पहली सूची जारी। यूपी कांग्रेस ने आधी आबादी पर दिया जोर। किस सियासी दल की लगेगी नैया पार? मौजूदा वक्त में यूपी चुनाव पर सियासत गर्म है। लगातार दल बदल का दौर जारी है। इन सबके बीच यूपी बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 107 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कई पुराने चेहरों को दोबारा मैदान में उतारा, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी मौका दिया है। इसके साथ ही साथ कई सिटिंग एमएलए का पत्ता भी कटा। आइए डालते हैं सूची पर एक नजर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। पहली सूची में 107 प्रत्याशियों की घोषणा। 63 उम्मीदवारों को मिला दोबारा टिकट। 20 विधायकों का कटा टिकट। 21 नए युवा चेहरों को मिला मौका। अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी। सीएम योगी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की सूची जारी होते ही पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कहा कि मंथन के बाद कैंडिडेट का चयन हुआ है और यूपी में बीजेपी इतिहास बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में इतिहास बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को जो चुनाव जीतने में सक्षम है और प्रदेश की सेवा करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी, ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का मोदी जी के प्रति जो विश्वास है और कार्यकर्ताओं का अपने संगठन पर अथाह जो श्रद्धा है, इसके आधार पर मैं तो पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। हालांकि इससे पहले सपा 29, बसपा 53 और कांग्रेस 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। यूपी कांग्रेस की पहली सूची में आधी आबादी का दबदबा दिखा। इस फॉर्मूले से कांग्रेस बेहद उत्साहित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस बात पर प्रसन्नचित्त है कि उनकी सूची जारी हो गई है, तो उसे इस बात का अफसोस भी जारी करना चाहिए कि उससे जुड़े हुए लोग जो उनकी काबीना में थे, उनकी पार्टी में थे, उनको राम राम करके जा क्यों रहे हैं। उस लिस्ट पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 10 फरवरी से 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी। दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी बीजेपी के लिए हमेशा से ही अहम रहा है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपने भगवा राज को कायम रखने की चुनौती होगी। तो वहीं सत्ता से बाहर हो चुकी समाजवादी पार्टी को भी इस बार दल बदल से उपजे असंतोष का फायदा लेने की उम्मीद है। तो वहीं कांग्रेस भी आधी आबादी का आधार बनाकर मैदान में उतरी है, तो बसपा भी अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से रण में है। ऐसे में सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किनके दावों में कितना दम है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यूपी की चुनावी कुश्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या दल बदल बदलेगा उत्तर प्रदेश का सियासी गणित? क्या उत्तर प्रदेश में भगवा राज रहेगा कायम? क्या आधी आबादी के सहारे यूपी में उलटफेर की तैयारी में कांग्रेस? क्या भारतीय जनता पार्टी सपा का समीकरण बिगाड़ेगा हाथ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पहली सूची जारी की। सपा ने सबसे पहले की, फिर बसपा ने, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर से इस बार बतौर विधायक के प्रत्याशी होंगे और एमएलए पद के दावेदार होंगे। वहीं कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने आधी आबादी को केंद्रित किया है और जो उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो 65 के करीब वोट टिकट जो हैं वो महिलाओं को दिए हैं और उनको आगे लाने की कवायद की है। एक नया प्रयोग कहें अगर, ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग प्रियंका जी ने किया है। 20 सिटिंग एमएलए पहली लिस्ट में, 125 लोगों की लिस्ट में करीब 25% ऐसे टिकट भी काटे जाते हैं जो सिटिंग एमएलए थे। तो निश्चित रूप से जो एक नाराजगी वाली बात होगी, एक नेगेटिव जो फीडबैक होगा, उसको खत्म करने की कोशिश की है बड़ी गंभीरता से। उसको खत्म करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में, कि जो लोगों एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाए। हालांकि दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती रही है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता वहाँ प्रचार करने जाएंगे। सीएम स्वयं बलिया से इसका शुभारंभ कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। तो क्या कुछ रहेगा यूपी की चुनावी कुश्ती का गणित, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रखर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल। आनंद तारण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यश भारतीय प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा मध्य प्रदेश सपा हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, आधी आबादी का कहीं ना कहीं एक समीकरण सामने है। दूसरा, सपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और जो आपसे टूट कर जा रहे हैं, सपा उनकी शरण स्थली बना हुआ है। तो कितनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में लग रही है, आपको पार पा पाएंगे? क्योंकि आपका बड़ा गेटवे कहना चाहिए उत्तर प्रदेश को, सत्ता का तो बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश और इस बार सबकी निगाहें हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नवीन जी, उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला राज्य है और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो संभवतः उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अन्य राज्यों से भी वो रास्ता निकलता है, पर मुझे लगता है कि उसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा आता है वो आबादी की दृष्टि से, विधानसभाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रतिभाग उसमें होता है। और जहां तक आपका मूल प्रश्न है नवीन जी की क्या हम इसको चुनौती मानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रत्येक चुनाव चुनौती होता है और भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है कि हम हमेशा चुनौतियों से जिजाविसा के साथ विजय प्राप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाइयां जो होती है, राज्य सरकारें जो होती है, उनकी अपनी कार्यशैली है और वो कार्यशैली इतनी प्रभावित होती है कि वो जनता के मर्म का स्पर्श करती है। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को देख लीजिए। मुझे लगता है कि जिस समय योगी जी की सरकार नहीं आई थी उस समय एक तरह का माफिया राज था और दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो जो माफिया राज था, वो माफिया राज उस समय की समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित और संरक्षित माफिया राज था। उस समय तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम भी देखने और सुनने को मिलते थे कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े आला कमान के नेता हुआ करते थे वो महिला नेत्रियों के अंतर वस्त्रों के रंगों की बारे में बातचीतें करा करते थे और बेशर्मी के साथ चीजें निपोरते हुए करा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ वहां पर माफियाओं को कुचला है
और केवल ये सत्य नहीं है कि हमने केवल एक वर्ग विशेष के माफियाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करा। किसी भी प्रकार का माफिया हो, चाहे शिक्षा का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे मादक द्रव्यों की आवाजाही में डूबा हुआ माफिया हो, मुझे लग रहा है कि प्रत्येक तरह के माफिया का वहां, और खास करके वहां पर तो पकड़ और छूट का एक बहुत बड़ा धंधा समाजवादी पार्टी के समय में चला करता था। किसी को ये भरोसा नहीं था कि उनके घर का व्यक्ति अगर निकल रहा है तो शाम को घर से लौट पाएगा कि नहीं। शाम को 7 और 8 बजे तो ये हालात उत्तर प्रदेश में हो जाते थे कि बिटियां सड़कों पर निकल नहीं पाती थी। तो कहीं ना कहीं एक तो एक कानून के राज्य की स्थापना करी नवीन जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आधारभूत संरचना में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था, एक समय उत्तर प्रदेश की राजधानी भले लखनऊ हुआ करता होगा, पर मुझे लगता है कि सारे के सारे जो सूत्र थे वो सेफई में सिमट कर रह गए थे, और सेफई जो है वो एक परिवार की राजधानी बनकर रह गया था। तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का जो समावेशी स्वरूप था, उस लोकतंत्र के विराट का दर्शन कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है, और आधारभूत संरचना का जो विकास करा है। इसके पहले क्या कभी नवीन जी कल्पना भी करी जा सकती थी कि एक ऐसा भी हाईवे बन जाएगा एक्सप्रेस का कि जहां भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है हरक्यूलस, उसमें देश का प्रधानमंत्री विश्वास पूर्वक बैठकर सड़क पर लैंडिंग कर देगा। तो कहीं ना कहीं चूंकि डिबेट का समय कम होता है, बहुत सारे साथीगण जुड़े हैं। आज इस बार ज्यादा है, मैं आज इस बार पैनल में एक सदस्य ज्यादा है, इसलिए समय की हम सीमा का आनंद रखें, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। आनंद तारण जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपने आधी आबादी का फॉर्मूला लगाया है, तो क्या ये बड़ा आनंददायक विचार है कि देश की आधी आबादी को हम सम्मान दें, सशक्त करें? तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है तो ठीक है, टिकट किसी को भी दे दो। आपने जो एक आपने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने जो एक विचार दिया है, कम से कम उस विचार को ही पोषित कर दें। क्या कहेंगे? नवीन भाई, ये तो निश्चित रूप से आधी आबादी का अपमान है अगर जो भी बोल रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि बगैर महिला के किसी भी परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण, परिवार चल नहीं सकता, बन नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों ने अगर इस तरह की बातें की तो निश्चित रूप से मिथक हैं, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा अगर जिसने भी बोला हो तो। क्योंकि आज अगर प्रियंका जी ने ये सब बातें की हैं तो निश्चित रूप से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और खासतौर से ये बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये होता था। इनके राज में क्या हो रहा है? इनके राज में तो जो हमारी दलित बेटी है, महिला है, उनको नग्न कर उसके साथ जो अत्याचार हुआ पूरे देश ने देखा है, और ये योगी आदित्यनाथ के समय में हुआ है। और किस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, किसानों के साथ अत्याचार हुए, और किसानों के साथ तो पूरे देश में अत्याचार किए हैं इन्होंने। किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकारों को किसानों को कर्जा माफी के नाम पर समाप्त किया गया है, ये भी पूरे देश ने देखा। ये तो डरे हुए, सहमे हुए हैं किसानों से। किसान आज उद्वेलित है भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद करने के लिए, क्योंकि अन्नदाता है वो पूरा साल भर मेहनत करता है और अन्न को हम लोगों के लिए लेके आता है, हम लोगों का पेट भरता है, और किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ ये भी पूरे देश में। जहां तक महिलाओं की बात है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आज सबके सब लोगों के समीकरण बिगड़ गए। निश्चित रूप से ये एक बात आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज सभी लोगों की निगाहों में महिलाओं का एक सम्मान बढ़ गया है। सभी दल सम्मान करने लगे। लोग जिस तरह उपयोग की वस्तु समझते थे महिलाओं को, इन सब चीज, और मध्य प्रदेश के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, किस तरह की बातें कर रहे हैं, इन्हें तो शर्म आने चाहिए। इनके तो मंत्री किस तरह के व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, इनके तो कार्यकर्ता किस तरह के व्यवहार करते हैं, किस तरह से बलात्कार में और महिला उत्पीड़न में लिप्त हैं। इन्हें इन बातों की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हमें बात करनी चाहिए विकास की, हमें बात करनी चाहिए लोगों को रोजगार की, हमें बात करनी चाहिए महंगाई की। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं फोकस नहीं, क्योंकि इन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। इन्हें सांप्रदायिकता के अलावा कुछ आता नहीं है, इन्हें अगले पिछड़ों के अलावा कुछ आता नहीं है। आज निश्चित रूप से जो इनकी चला चली की बेला आई है, जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं इनकी पार्टी में, और वो लोग पलायन कर रहे हैं जो कि सत्ता के शिखर पर बैठे थे, और वो लोग जिनकी बातें ये करते हैं, समझ लेते हैं। आज वो परेशान है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आज मैं घड़ी में टाइमर लगा के जो है आप लोगों को समय दे रहा हूं, ताकि वैसे ही मतलब अब मीडिया भी इससे बचा नहीं है ना कि आप इनको ज्यादा। तो अभी हमारे साथ युवजन सभा मध्य प्रदेश सपा के युवजन सभा के अध्यक्ष हैं यश भारती जी भी साथ में। यश जी,
ये जो लाल टोपी है ये क्या इस बार खतरा बनेगी? ये जो लाल निशान आपके मस्तक पर विराजमान है, आपके सिर पर, ये खतरा बनेगी बाकी पार्टियों के लिए? दूसरा, बहुत अपयश आपके लिए स्पष्ट हुआ है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार जो है थी तो मतलब ऐसा था, बिल्कुल गुंडा राज था और कोई कभी निकल नहीं सकता था। लेकिन चूंकि पत्रकार होने के नाते और पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करते हुए मैं ये चीज़ आप सब लोगों को रेखांकित कर देना चाहता हूं कि जो नोएडा से लेके और आगरा तक जो एक्सप्रेस वे बना, वो एक्सप्रेस वे फिर उसका एक्सटेंशन हुआ इस सरकार में, लेकिन वो एक्सप्रेस वे अखिलेश जी के कार्यकाल में बना और उसी समय पे वहाँ वायुसेना का जो मिग है वो उतरा था, वो अखिलेश जी के कार्यकाल में उतरा था। चूंकि बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, आपने सही धर्म का पालन किया। नहीं, धन्यवाद के नहीं, वो चूंकि उस पर्टिकुलर समय पे किसी वजह से मैं उस इवेंट में मूक साक्षी था, उसका तो बोलना जरूरी है। सही बोला ना आपने, जो भारतीय जनता पार्टी वालों को आईना दिखा दिया ना, जो वो उसका श्रेय नहीं, उसका एक्सटेंशन हुआ फिर वो आगरा से लेके और अब प्रयागराज तक वो एक्सप्रेस वे बढ़ा। और जेपी आपने मलम लगा दिया, अच्छी बात है, जरूरी है। यमुना एक्सप्रेस वे नाम है उसका, और अब इधर एक्सटेंशन हुआ। लेकिन जब वो हवाई जहाज उतरे थे वो अखिलेश जी की सरकार थी, और बड़ा सुखद भी है कि सपा की सरकार में ही लखनऊ में मेट्रो भी चली सर। तो यश भारती जी हैं साथ में। यश भारती जी, क्या भारत का यश समाजवादी पार्टी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का यश मिलेगा? क्योंकि पिछले चुनावों में तो कहीं ना कहीं परिवार की लड़ाई, परिवार की कलह अखिलेश जी पर भारी पड़ गई। इस बार सब लोग साथ दिख रहे हैं, अन्य दल भी साथ आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो रूठे टूटे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? नवीन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा समय बचाया एक्सप्रेसवे की बात करके और फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग की बात करके, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत गुणगान कर रहे थे। वो मेरा समय आपने बचा दिया और पत्रकारिता धर्म का आपने पालन किया। नवीन भाई, हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा, ये कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे थे अभी भाजपा प्रवक्ता, हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा कि जब मिड डे मील की दाल में पानी मिलाने की बात, दूध में पानी मिलाने की बात एक पत्रकार साथी ने दिखाई, तो आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये अगर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कहती है तो इस कानून को धिक्कार है। दूसरी बात, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हुआ करते थे उन्नाव से। हम जो पिक्चरों में चीजें देखा करते थे कि कोई गवाह आया तो गवाह को मार दो, कोई वकील है तो उसको मार दो, कोई और आ रहा है तो उसको मार दो, मतलब विलन वाला जो पूरा काम था वो कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए उसने सब कुछ किया। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाकर के चीजें हुई और कुलदीप सेंगर को सजा हुई। नहीं तो कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए और मिलने के बाद जिस तरीके से मुस्कुराते हंसते हुए निकले और पुलिस वालों के गले में हाथ डालते हुए दिखाई दिए, उस पर स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री इसका उनको संरक्षण पूरी तरीके से प्राप्त था। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिक्षा व्यवस्था में ये बताएं, लगातार परीक्षा उत्तर प्रदेश में क्यों निरस्त हो रही है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। उन पेपर लीक होने की बातों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी प्रमुख भूमिका निकल रही है। उस पर वो क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पे अगर ये बात करते हैं, उस कानून व्यवस्था पे बताएं जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पीटा जाता है एक बैठक के अंदर, शासकीय बैठक के अंदर। उस व्यवस्था के बाद क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के बारे में क्या कहेंगे उस चीज को लेकर के? एक मीटू कैंपेन सोशल मीडिया पे चली थी नवीन भाई, जिसमें हम सब लोगों ने देखा था भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, ये दुर्भाग्य कि वो मध्य प्रदेश से ही चुने गए थे, और मीटू कैंपेन के माध्यम से वो केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया गया। वो महिला की सुरक्षा की लेकर के बात हो रही थी। तो ये तमाम ऐसे आरोप है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कि हम शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएंगे। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, आज की सूची को लेकर के बात कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को लगातार कहा, अभी 2-3 बार में, कि योगी आदित्यनाथ जी को तो टिकट ही नहीं मिल रहा जहां से वो टिकट चाहते हैं। और ये बात आज प्रमाणित हो गई। वो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अयोध्या से टिकट नहीं दिया। यानी स्पष्ट है कि अगर जिस अयोध्या की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से कर रही है, और अगर योगी आदित्यनाथ वहां से लड़ते हैं तो ये निश्चित है कि वो हारेंगे, और हार के डर के कारण से वापस उनको उसी जगह भेज दिया जहां से भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के आई थी। उनका टिकट भी 11 मार्च का बनवाया जा चुका है और वो अभी से गोरखपुर जाने की तैयारी कर चुके हैं। संदीप जी, आपने तीनों पक्षों को सुन लिया है और बड़ा चर्चा बहुत ही गंभीर और रोचक दौर में है, तो सीधी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि इस बार ये अखिलेश यादव जी के
सामर्थ्य की भी अग्नि परीक्षा है, और जो हिंदुत्व को फोकस करके जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है और जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं योगी जी, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। प्रियंका गांधी जी की इस स्तर पर लॉन्चिंग कभी नहीं हुई थी। इस तरह से उनका जो अवतरण हुआ है, पूरा फुल फ्लेज्ड उनके हाथों में अरेंजमेंट्स हैं सारे चुनाव के। वो पहले भी उत्तर प्रदेश उन्होंने देखा है, लेकिन इस बार पहले उनके साथ कहीं ना कहीं सिंधिया जी, राहुल जी, इन सब की वो प्रेजेंस रहती थी, लेकिन इस बार सब कुछ प्रियंका जी के हाथों में है। तो कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा। इस पूरे परिदृश्य से अगर सबसे ज़्यादा निराशाजनक कोई चीज़ है तो सपा कहीं ना कहीं, बसपा, वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर उसमें दिख रही है। लेकिन जो भी मुकाबला होता दिख रहा है वो ये त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या कुछ नतीजे रहने वाले? नवीन जी, उत्तर प्रदेश का यह चुनाव 3 लोगों के भाग्य का निर्धारण करने वाला है। एक अखिलेश यादव, दूसरा प्रियंका गांधी और तीसरा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जीतती है तो योगी के लिए केंद्र का एक नया रास्ता, चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस बहुमत में आती है, तो एक नया चेहरा प्रियंका गांधी होंगे, और सपा बहुमत में आती है, सत्ता में आती है, तो अखिलेश एक नया चेहरा बन के उभरेंगे। क्योंकि वर्तमान दौर में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिख रही है उसमें बसपा, जैसा आपने कहा, वो मुकाबले से बहुत शांत पड़ी हुई, या यूं कहें मुकाबले से बाहर नजर आती है कई बार। तो इस बार जो दिख रहा है उसमें यह है कि सपा बनाम भाजपा है। कांग्रेस है कई जगह, ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस नहीं मुकाबले में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम 2 तरह से देख सकते हैं नवीन जी। एक तो वो ऐसा राज्य है जहां जातिवादी राजनीति का सबसे गहरी पैठ नजर आने लगी है। आप देखिए ना, टिकट बंटवारे के समय मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। सारी चर्चा किस जाति का, किस धर्म का, किस वर्ग का व्यक्ति कितना टिकट दे दें। प्रियंका गांधी ने आधी आबादी की बात कर दी। बीजेपी के हम टिकट देख रहे हैं तो करीब करीब 68 से 70% वोट दलित, पिछड़े और महिलाओं को चले गए हैं। सवर्णों की सीट पे भी आपने अनुसूचित जाति को टिकट दे दिए। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो जातिवाद पे आधारित होती जा रही है। अभी फिलहाल जिन मुद्दों की बात नेताओं ने की या प्रवक्ताओं ने की है, उन मुद्दों की चर्चा अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम, जातिवाद की चर्चा ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो तस्वीर दिखेगी वो बताएगा कि आने वाले समय का किंग कौन होगा। और उत्तर प्रदेश से, जैसा उमेश जी ने कहा कि रास्ता सत्ता का उत्तर प्रदेश से जाता है, तो मुझे लगता है कि सारे दल उसमें दांव लगाएंगे और जोर लगाएंगे पूरा। अब ये रैपिड फायर राउंड है, सीधा 1-1 मिनट सबसे चर्चा करेंगे और चर्चा समाप्त करेंगे। उमेश जी क्या कहेंगे? के 5 साल के सुशासन के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। हम योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जनता के पास रखेंगे, और अंतिम अक्षेक्षण करने का अधिकार जो होता है नवीन जी, वो जनता जनार्दन के पास होता है। तो हमें इस बात की पूरी तरह से आश्वस्ति है कि चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का निर्धारण करने का विषय हो, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जनता की तरफ से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार वापस बनेगी, इस बात में हमको रंचमात्र का भी संदेह नहीं है। और जो आज का एक शुरुआती प्रश्न आपने करा था कि मध्य प्रदेश से भी निश्चित रूप से बहुत सारे नेतागण यहाँ से जाएंगे, और जैसे वहां की जो चुनाव संचालन टोली होती है या चुनाव प्रबंधन की समिति होती है, वो जो कार्य निर्धारण करेगी मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए कि उनका कैसा और बेहतर उपयोग हो सकता है, तो उन सारे कामों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी वहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आनंद तारण जी, देखिए, हमारे यहाँ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, शायद काफी नेता वहां जाएंगे, और वहां पर क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, निश्चित रूप से उनका जो प्रभाव होगा उसका उपयोग करें। दूसरा ये कि जो महिलाओं को 40% का जो प्रियंका जी ने जो रोल दिया है, उनको जो सम्मान दिया है, निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा, और इसके परिणाम बहुत ही जल्दी आपको सामने दिखाई देंगे। जी यश भारती जी, अखिलेश जी काफी मुखर दिख रहे हैं, अखिलेश जी दिख रहे हैं, उनका जो स्टाइल है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, प्रेजेंस है, वो दिख रहा है कि वो टक्कर में हैं, तो देंगे? निश्चित तौर पे 2017 में जिन्होंने भाजपा के लिए सत्ता के ताले खोले थे,
अब उन्होंने पूरी तरीके से ताला लगा दिया है सत्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता की चाबी खोल दी है। राजभर साहब हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या अन्य जो लोग हों, जो जिन बातों को लेकर के उनको गुमराह किया था, इनके खुद के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको गुमराह किया, उनके समाज को गुमराह किया गया। आज वो सब लोग विरोध में, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, जाति और धर्म की बातें जो हो रही हैं, वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मंच से 1 जनवरी को यह बात कही कि हम 24 महीने में अगर एक 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे बना सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में मंदिर निर्माण करके क्यों नहीं दिखाया, क्यों उस विषय को छोड़ दिया। उसका स्पष्ट सा संकेत है कि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। जमीन घोटाले दिखे उसमें, तमाम चंदे घोटाले दिखे इनको। दूसरी बात, ये डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र की और राज्य की, वो आपस में ही टकरा रही है। समय समय पे हमने इनकी टकराहट देखी है। गुजरात से एक शर्मा जी को वीआरएस दिलवाया गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया, उनको एमएलसी बनाया गया। बाद में मोदी और योगी में, दोनों में उनको मंत्री बनाने को लेकर के जो टकराहट दिखी, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जनता को कैसे ये केंद्र की और राज्य की सरकार ठगने का काम कर रही है और कसमकस रहने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सर नवीन जी बिल्कुल सही बात कही आपने, और मैं ये मानता हूं कि अभी जो भगदड़ दिख रही है वो सामान्य भगदड़ है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम हमेशा देखते रहे कि जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 50 विधायकों ने इधर से उधर पाला बदला है। इसलिए दल बदल को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर मानना चाहिए कि आने वाले समय में और भगदड़ हो सकती है। किसके हाथ में चाबी होगी, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को इंतजार करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मामले में। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं बहुत माफी के साथ ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता किसको मुखर और किसको निरुत्तर करेगी, यह उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।